और ये क्लास है यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट की क्लास है। यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट मिलता है समाज शास्त्रीय अवधारणा। समाज शास्त्रीय अवधारणा ऐसे करके आपके सामने एक पॉइंट मिलता है। और इस समाज शास्त्रीय अवधारणा में हम लोगों ने एक तो इसकी समाज की संरचना क्या है ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, संस्कृति के बारे में पढ़ लिया, और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था परिस्थिति, वो भी पढ़ लिया। ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। सवाल सोशल वर्क के पेपर में यहाँ से जरूर आप लोगों से पूछा जाता है, देखा जाता है कि भाई परिस्थिति के बारे में किसने बताया है, संस्कृति के मीनिंग को बताइए क्या आता है, संस्कृति क्या चीज़ें होती है। ठीक उसी प्रकार से इसी के संदर्भ में एक और पॉइंट आता है रोल। रोल मीन्स भूमिका। रोल मीन्स भूमिका। अब भूमिका समाजशास्त्र की अवधारणा में किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपके सामने मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला अगर कोई विद्वान था, देखिएगा, अगर भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला किसी व्यक्ति का नाम देखने को मिला तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम मिला। जीएच मीड। और इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये पेपर में आता है। ये कौन से वर्ष में आया था? तो 1934 में आया था। ये किताब 1934 में आई थी। मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति का नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, भूमिका शब्द का। और किताब थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। किताब लिखी गई थी सन 1934 में। और इन्होंने एक बात बताया है कि भूमिकाओं की खोज करने का मतलब है कि बच्चे दूसरों का अवलोकन करके और उनकी नकल करके समाज का हिस्सा बनने का तरीका सीखते हैं। समाज का हिस्सा बनने का तरीका खोजते हैं या सीखते हैं। ये बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के पुस्तक में कहते हैं कि किस तरीके से भूमिका का रोल यहाँ पे अदा हो रहा है। लेकिन जब बात आती है समाजशास्त्र दृष्टिकोण में तो इस व्यवस्थित प्रयोग में राल्फ लिंटन का नाम देखने को मिलता है भूमिका का। राल्फ लिंटन ये वही विद्वान है जो परिस्थिति को 3 भागों में डिवाइड किया, प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक। और यहां भूमिका शब्द में अगर बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करते हैं इस क्रिया में। भूमिका शब्द का इस्तेमाल समाजशास्त्रीय अवधारणा में बात कर रहा हूं मैं, ना कि मनोविज्ञान के। समाजशास्त्रीय अवधारणा में आमतौर पे सन 1920 और 1930 का दशक माना जाता है। 1920 और 1930 का दशक समाजशास्त्र में राल्फ लिंटन का नाम है। और परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है, इसलिए राल्फ लिंटन का नाम आता। और परिस्थिति के जनक के रूप में राल्फ लिंटन ही है। कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, मतलब कोई भी स्टेटस इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि वह भूमिकाओं के ताने बाने से बुनी होती है। ताने बाने का मतलब होता है एक जाल, नेटवर्क। परिस्थिति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को भी भूमिका कहा जा सकता है। स्टेटस से कोई अगर जुड़ी हुई फंक्शनल डोमेन है या आयाम है या पक्ष है तो वह पार्ट आप कह सकते हो कि भूमिका से जुड़ा हुआ है या भूमिका का पार्ट है। इसलिए राल्फ लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का संस्थापक पक्ष कहा जाता है या कहा गया है। भूमिका निर्माण करने वाले 2 तथ्य हैं। एक है व्यक्तियों की आशाएं और इन आशाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार।
प्रतिकूल नहीं, अनुकूल या अनुरूप किया गया व्यवहार भूमिका निर्माण रोल बनता है या भूमिका कहलाता है। तो यहां हम लोगों ने इस स्लाइड में लगभग 3 से 4 बातें इंपॉर्टेंट है और याद भी रखेंगे। पहली बात, मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, पहली बात। दूसरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कौन सी पुस्तक में भूमिका शब्द का प्रयोग किया? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तीसरी बात, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। कब आई? 1934 में। समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? किसका? भूमिका का। राल्फ लिंटन है। ठीक, याद रखिएगा। परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है, स्टेटस के साथ आपका रोल जुड़ा हुआ है, और यह बात राल्फ लिंटन कहते हैं। राल्फ लिंटन भूमिका को परिस्थिति का संस्थात्मक पक्ष कहा है। राल्फ लिंटन ने भूमिका को क्या बोला है? परिस्थिति का संस्थात्मक पक्ष बोला है। अब भूमिका निर्माण करने वाले 2 तथ्य हैं। एक है व्यक्तियों की आशाएं, दूसरा है कि इन आशाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार। ये 2 एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, आगे आइए। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षी नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों और भूमिकाओं के संदर्भ में होता है। जैसे एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संबंध में निभाता है। व्यक्ति किस प्रकार भूमिका निभाएगा, यह उस समाज की संस्कृति और मूल्यों के द्वारा तय होती है। प्रमुख परिस्थिति से संबंधित किया जाने वाला कार्य ही प्रमुख भूमिका कहलाता है। इस स्लाइड में समाज में कोई भी भूमिका एक पक्ष नहीं हो सकता है, यानी मल्टीपल टास्क हो सकता है। प्रत्येक भूमिका का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है और वह स्टेटस और रोल से जुड़ा होता है। जैसे एक अध्यापक अपनी भूमिका स्टूडेंट के संबंध में निभाता है, एक अध्यापक, और व्यक्ति किस प्रकार भूमिका निभाएगा ये बेसिकली उसको समाज तय करेगा। समाज किस तरीके का, संस्कृति उसकी है समाज की, उसकी वैल्यूज क्या है, उस पर आधारित होता है। वो होता है रोल। अब यही रोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने शब्दों में दिया है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, इलियट एंड मेरिल का नाम। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। किम्बॉल यंग, व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। आप जो काम करते हैं वही आपका रोल है। किंग्सले डेविस कहते हैं, भूमिका वह कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी अवधारणाओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो। आप अपनी परिस्थिति के संदर्भ में अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं तो वो भूमिका है। ये किंग्सले डेविस ने कहा। किम्बॉल यंग ने कहा कि व्यक्ति जो भी काम करता है हम उसे भूमिका कहेंगे। आप जो भी काम करेंगे वो भूमिका होगी। भूमिका वो है उस व्यक्ति के अंतर्गत प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार या कार्य कर रहा है या उसके अनुसार ढल रहा है, तो वह एक प्रकार की भूमिका है। इलियट मेरिल ने कहा है। फेयरचाइल्ड, भूमिका किसी भी व्यक्ति या समूह का वह अपेक्षित व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित होती है। राल्फ लिंटन, एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका कहलाती है। बीरिस्टिड, परिस्थिति एक भूमिका स्थिर ना होकर सदैव बदलती रहती है या बदलते रहते हैं, वो चीज़ें बनती है रोल, वो बनती है भूमिका। ये स्टेटमेंट किसने कहा? बीरिस्टिड ने बोला है ना। अब भूमिका की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। भूमिका का मतलब या तात्पर्य उन अनेक व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष स्थिति से संबंधित होने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।
वह भूमिका की फीचर होती है, एक प्रकार की विशेषता होती है। भूमिका की स्वीकृति समाज द्वारा होती है। एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरीके से हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका को पूरा करने की आशा दो कारणों से की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, और दूसरा जिससे समाज में संगठन बना रहे। तो बेसिकली विशेष भूमिका को पूरा करने की जो आशाएं हैं वो दो रीजंस होती हैं। पहला, सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, दूसरा समाज के संगठन बना रहे, यानी ऑर्गेनाइज क्रियाएं बनी रहे। सामाजिक भूमिका स्थिर नहीं होती है, इसमें ना समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति से यद्यपि यह आशा की जाती है कि वह अपनी सभी भूमिकाओं को पूरी तरह से निर्वाह करेगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सभी भूमिकाओं को समय से पूरा करना कठिन होता है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार और सुविधाएं होती हैं। सभी भूमिकाएं समान प्रकृति की नहीं होती हैं। इसी दृष्टि से भूमिकाओं को दो प्रमुख भूमिका और सामान्य भूमिका में बांटा भी गया है। मतलब देखिए, भूमिकाएं समान नेचर की नहीं है, इसलिए उसकी भूमिकाओं के दो पार्ट भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए भी ये विशेषताएं भी इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। ठीक है, रोल के कुछ टाइप होते हैं, यानी उसके प्रकार। अब यहाँ पर देखिए, आपने परिस्थिति के बारे में 3 टाइप देखा। ठीक है, यहाँ अगर हम भूमिका के संदर्भ में बात करेंगे राल्फ लिंटन के द्वारा, तो 2 टाइप देखेंगे। एक होता है प्रदत्त भूमिका, दूसरा होता है अर्जित भूमिका। समझिएगा इस चीज को भी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें एक प्रदत्त भूमिका है, दूसरा अर्जित भूमिका है। इसका भाव क्या है? प्रदत्त भूमिका का मतलब किसी व्यक्ति को जन्म से या किसी विशेष परिस्थिति के कारण मिली स्थिति प्रदत्त भूमिका दर्शाती है। परिस्थिति के कारण मिली जो भी कंडीशंस, जो भी स्थिति होती है, वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थिति के मुताबिक निभाई जाने वाली जो क्रिया होती है वो प्रदत्त भूमिका होती है। समाजशास्त्र में या समाज कार्य में प्रदत्त परिस्थिति की जो भूमिका है, या एक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य है। सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्य है। ठीक है, हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है, समझिएगा, हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है। प्रदत्त परिस्थिति जन्म से मिली होती है। किसी सामाजिक समूह में नियुक्ति के बाद मिली परिस्थिति भी आप कह सकते हो प्रदत्त परिस्थिति है। किसी विशेष परिस्थिति के कारण मिली अगर परिस्थिति है विशेष की वजह से, तब भी वो प्रदत्त परिस्थिति का पार्ट बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक अर्जित भूमिका भी है। अर्जित परिस्थिति या अर्जित भूमिका या प्राप्त स्थिति या वह स्थिति है जिसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और अनुभव के आधार पर हासिल करता है। डॉक्टर बनना, वकील बनना, सामाजिक कार्यकर्ता बनना, माता पिता बनना, पति पत्नी बनना, विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एथलीट बनना, यह अर्जित है, यह एक्वायर है, यह एक्वायर है। भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है। परिस्थिति जो आप पढ़ रहे थे वो समाजशास्त्रीय अवधारणा थी, लेकिन यहां रोल पढ़ रहे हो तो रोल जो है सामाजिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड का आया। समाजशास्त्र में नाम किसका आया? व्यवस्थित तरीके से राल्फ लिंटन का नाम आया। इसलिए आप कह सकते हो कि भूमिका बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बन सकता है। बीर स्ट्रीट ने 2 प्रकार बताए, एक बताया प्रमुख भूमिका, दूसरा बताया सामान्य भूमिका। नडेल, फ्रायड, फेडरिक नडेल पूरा नाम 2 प्रकार के बताए, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। न्यूकॉम और माइकल बेटन 2 प्रकार के बताएं, अपेक्षित भूमिका, वास्तविक भूमिका। माइकल बेटन ने 3 प्रकार बताए,
बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका, स्वतंत्र भूमिका। बेटन ने यहाँ पर कहा भूमिकाओं को एक पैमाने पर देखने का प्रयास किया है, एक पैमाने पर देखने का प्रयास किया है। ये परीक्षा में आता है सवाल कि भूमिकाओं को एक पैमाने पर देखने का प्रयास किस विद्वान ने किया है, तो बेटन का नाम आप लगा सकते हैं। भूमिका और परिस्थिति के प्रारूप के संदर्भ में बात की जा रही है, हम इसके प्रारूप देखेंगे। ठीक है, इसके प्रारूप में कुछ नाम हैं, उन नाम को भी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तबला वादक। तबला वादक क्या है? परिस्थिति है, ये तबला वादक परिस्थिति है। तबला वादन भूमिका है। डॉक्टर क्या है? परिस्थिति है। और डॉक्टरी क्या है? भूमिका है, ये रोल है। मजदूर परिस्थिति है, मजदूरी भूमिका है। माँ अर्जित परिस्थिति है, पिता भी अर्जित परिस्थिति है ना? तो ये पार्ट इसके संदर्भ में दर्शाया गया है। तबला वादक है ना, डॉक्टर परिस्थिति है, डॉक्टरी। सामाजिक कार्यकर्ता क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता परिस्थिति है या भूमिका है? बताओ। सामाजिक कार्यकर्ता भूमिका। ओके, सामाजिक कार्यकर्ता भूमिका नहीं है। ये सामाजिक कार्यकर्ता आपका समाज कार्य आपका भूमिका है, ये आपकी भूमिका है। भूमिका। ये पार्ट आप यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग भूमिका के बाद दूसरे पॉइंट पर, कम्युनिटी यानी समुदाय। इंपॉर्टेंट शब्द है समुदाय, है ना। अच्छा, जैसे कुछ कीवर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए। एक नाम आता है भूमिका आदर्श शब्द, आर के मर्टन का नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, भूमिका व्यवहार निकॉम का अर्थ है, निकॉम के द्वारा दिया गया है। ये दो तीन बातें हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूमिका तनाव के प्रतिपादक कौन है? बता सकते हैं क्या? मैं कुछ अलग से एक चीज़ें आप लोगों को इधर बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को बता दूं एक शब्द, रुग्ण भूमिका। रुग्ण का मतलब होता है एक प्रकार से बीमारी। रुग्ण भूमिका, इस शब्द के प्रतिपादक एल जे एंडरसन है, इस शब्द के प्रतिपादक। और विस्तृत व्याख्या करने वाला अगर कोई विद्वान है इसका, विस्तृत व्याख्या, तो टालकाट पार्सन्स है। ठीक है, इसी स्थिति को व्यक्ति की भूमिका का ग्रहण करना, यानी बीमारी को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में विचलन की संज्ञा दी गई। बीमारी को, ये बीमारी, इसका मतलब बीमारी होता है ना। इस शब्द को विचलन का पार्ट दिया गया है ना। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब भूमिका ग्रहण एक शब्द है, भूमिका ग्रहण एक शब्द है। ये शब्द जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। इनके अनुसार भूमिकाओं को सीखना भूमिका ग्रहण होता है। भूमिका को सीखना, जैसे दरोगा की भर्ती के लिए अभ्यास अगर आप कर रहे हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता की भर्ती के लिए अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो वह भूमिका ग्रहण का पार्ट है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये शब्द जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था। एक आता है अभिनय भूमिका या अभिनय की भूमिका। एक विद्वान का नाम है काउट। किसी अन्य पात्र की अभिनय का जो भूमिका है वो अभिनय की भूमिका कहलाती है। जैसे रामलीला में
रामलीला में राम का रोल करना या भूमिका, राम की भूमिका, तो उस संदर्भ में ये बन गया अभिनय भूमिका। और ये किसने दिया है? काउट ने दिया, इसको बोला गया अभिनय भूमिका, है ना। भूमिका वांछना, ये शब्द है, नाम जीन पियाजे का आता है इसमें। ये वही विद्वान है जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक सिद्धांत। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का परित्याग करता है तो दूसरी परिस्थिति में चला जाता है। एक को त्याग करा, दूसरे में चला जाता है। तो पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को ही उसे त्यागना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है भूमिका वंचन। पहली आपकी स्थिति सामाजिक कार्यकर्ता की थी, अब आपने कहा कि भाई मुझे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनना है ना, मुझे कुछ अलग या कोई अलग रोल अगर आपने अदा कर दिया तो वो भूमिका वांछना बन गया। और ये रोल जीन पियाजे कहते हैं, इसके बारे में जीन पियाजे बोलते हैं। एक आता है भूमिका संक्रमण, दुर्खिम। आपको बता दें कि यह भूमिका वंचन के बीच की स्थिति है। वंचन के बीच की स्थिति मतलब बदलने की कंडीशन जो है, वंचन करने की स्थिति, वो दर्शाता है भूमिका संक्रमण। ठीक है। भूमिका बाधा, सर सेरोन किर्केगार्ड। हाँ बताओ। सर भूमिका संक्रमण एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। भूमिका संक्रमण में दुर्खिम के अनुसार कहा गया कि यह भूमिका वंचन के बीच की स्थिति होती है। वंचन जानते हो क्या था? वंचन, जब आप वंचन जानोगे तभी आप समझ पाओगे। हाँ जी, आपने बताया कि अपनी स्थिति को मतलब अपनी एक चीज से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, जैसे कि अभी मैं सोशल वर्क है और हमें किसी और प्रोफाइल में जाना हो। तो मतलब एक प्रकार से उस चीज को आप कह सकते हो, वहां से आप हट रहे हो, है ना, वंचन कर रहे हो, यदि आप दूसरी स्थिति को आप एक स्थिति को त्याग कर रहे हो, एक से दूसरे में जा रहे हो, तो वंचन मतलब ये सिंपल था संक्रमण में कि भूमिका वंचन के बीच की जो कंडीशन है, जो रीजन, जो स्थिति है, जो कारण है, जो कारक है, उसको उन्होंने संक्रमण का नाम दिया। उन्होंने संक्रमण का नाम दिया। भूमिका बाधक, किर्क ने कहा, जो किसी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान डालता हो, संपन्न करने में व्यवधान डालता हो, वो होता है भूमिका बाधा। भूमिका दूरी किसने कहा है? भूमिका दूरी इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है, जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता से ऊब जाते हो और वह उसे अरुचिकर लगने लगती है, आपको अरुचिकर लगने लगी, आप इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे दूर होने की चेष्टा आप करते हैं, है ना, तो वह क्रिया भूमिका दूरी दर्शाती है। यदि कोई चिकित्सक, डॉक्टर या वैज्ञानिक जब अपने व्यवसाय से काफ़ी ऊब जाता है तो कुछ दिनों के लिए वह उस काम को विश्राम ले लेता है, तो इसका मतलब है कि ये भूमिका दूरी है, भूमिका दूरी है। ठीक है। सामाजिक भूमिका दूरी के बाद एक आता है भूमिका तनाव। भूमिका तनाव, विलियम जे गुड्डे। विलियम जे गुड्डे। कर्ता द्वारा भूमिका को पूरा करने में अनुभव की गई कठिनाई को ही भूमिका तनाव कहा गया। दबाव की स्थिति बोल सकते हो, दबाव की स्थिति ही भूमिका तनाव है। ठीक है, दबाव की स्थिति ही भूमिका तनाव है। ठीक है, बस इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय जानते हैं आप सभी लोग भली भांति तरीके से, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी ध्यान से
देखेंगे, कम्युनिटी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसमें कॉम का अर्थ होता है साथ साथ, म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात कम्युनिटी का अर्थ बना साथ साथ रहकर सेवा करना, है कि नहीं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, यानी समुदाय बोलेंगे। अब देखो, प्रत्येक समुदाय का निश्चित नाम होता है कि नहीं, एक नाम होता है पर्टिकुलर, भाई उस कम्युनिटी का, चाहे वो आदिवासी के नाम से पुकार सकते हो या किसी जनजाति या प्रजाति के नाम से उसको संबोधित कर सकते हो, या कोई नाम देके बुला सकते हो उस कम्युनिटी को, ठीक है। और उसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इसलिए लुमले, एक नाम आ रहा है यहाँ पे, लुमले ने कहा कि एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करे पर वह उतनी ही सुगंध देगा, लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी के लिए वह वही समुदाय नहीं रहेगा। समझने का प्रयास करिएगा। एक कम्युनिटी के संदर्भ में यहाँ एक विद्वान ने एक नाम दिया है, लुमले ने बताया है एक परिभाषा, कि एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित अगर आप करोगे तो वह उतनी ही सुगंध है, उसके नाम से वो बदल नहीं जाएगा सुगंध उसका। क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। गुलाब के फूल को किसी भी नाम से अगर आप संबोधित करते हैं तो वह उतनी ही सुगंध देगा, क्योंकि गुलाब की सुगंध से मन शांत होगा या सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ये तो इसके फैक्ट आपके पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी नाम अदर रखोगे तो वही रहेगा। परंतु यदि समुदाय का दूसरा नाम रख दिया जाए तो हम में से किसी के लिए वह वही समुदाय नहीं रहेगा। भाई हो सकता है अगर आप दबंगई वाला नाम रख दोगे तो बदल जाए, कम्युनिटी बदल जाए। कम्युनिटी बदल भी तो सकती है, परिस्थिति के अनुसार आप यहाँ पर अगर कहेंगे तो वो चीज़ें बदल सकती हैं। लोग अपने नाम के अनुसार चल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये सजीव चीज़ें हैं, लेकिन पुष्प तो निर्जीव चीज़ें थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कहने का भाव यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे कहा जा रहा है कि समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावना से बंधे होते हैं। और जानते हैं बात किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए बोगार्ट्स ने कहा कि समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है, और इसलिए अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग बोला है। अरस्तु ने परिवारों का योग बोला है कम्युनिटी को, है ना, समुदाय को। अब इसकी परिभाषा देखिए, मैकइवर पेज में क्या कहा है, एक जोड़ा है कि इन्होंने इसे एक सामान्य क्षेत्र और उद्यम का होने की व्यक्तियों की भावना के रूप में परिभाषित किया है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है, ये भी बात मैकइवर पेज के ही द्वारा है, जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं किंग्सले डेविस महोदय के बारे में, तो समुदाय सबसे छोटा और क्षेत्रीय समूह है जिससे सामाजिक जीवन का समस्त पहलू आ जाता है। सामाजिक जीवन का समस्त पहलू इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो परिभाषा के रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुदाय प्राथमिक समूहीकरण का स्वरूप है, जबकि समाज जो है द्वितीयक सामूहिकरण का स्वरूप है। प्राथमिक सामूहिकरण में अगर हम बात करते हैं तो वह पार्ट आता है समुदाय का, बेसिकली वी फीलिंग का। जबकि अगर हम बात करें समाज को संदर्भ में तो वह बेसिकली द्वितीयक समूहीकरण का स्वरूप बनता है। तो इस दृष्टिकोण में भी आप पार्ट को शामिल कर सकते हैं बोगार्ट्स का नाम। आगबन और निमकाफ के अकॉर्डिंग समुदाय किसी सीमित क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन होता है। तो आगबन और निमकाफ का यह जोड़ा है, इसने कहा कि समुदाय किसी सीमित यानी लिमिट कह सकते हो आप क्षेत्र के भीतर जो है सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है, टोटल का ऑर्गेनाइजेशन है।
और A. W. ग्रीन ने कहा कि वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है उसे समुदाय कहते हैं। जिन्सबर्ग ने कहा कि भाई व्यक्तियों का समूह जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, नियमों और सामान्य व्यवस्था में बंधे रहते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, समुदाय। ये जिन्सबर्ग की पार्ट होती है। लुडबर्ग के अकॉर्डिंग कहा गया कि समुदाय मनुष्यों की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो और सामान्य परस्पर आश्रित जीवन व्यतीत करती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय। ठीक है, ये लुडबर्ग के द्वारा बताया गया है। सेरोकिन के अकॉर्डिंग ग्रामीण और नगरीय समुदाय में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, अंतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया कि तीन मानदंड जो है बताए गए हैं, किसके द्वारा, सेरोकिन के द्वारा। जनसंख्या का आकार बताया गया है, विषम रूपता बताई गई है और गतिशीलता बताई गई है। सेरोकिन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो समुदाय की पहचान वो है जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। सेरोकिन की एक दूसरी परिभाषा है कि समुदाय का निर्माण समाज से पहले हुआ है। समुदाय का जो निर्माण हुआ था समाज से पहले हुआ है, ये बात सेरोकिन के द्वारा बताई गई है। अब देखेंगे समुदाय की कुछ विशेषताएं। समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर भी हम लोग एक बार नजर डालते हैं। देखिए, अगर समुदाय की विशेषता में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक आता है निश्चित भूभाग। समुदाय की विशेषता में एक निश्चित भूभाग आता है। इसका मतलब जानते हैं, समुदाय की विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित भूभाग किस तरीके से आप कह सकते हो कम्युनिटी में, बताइए। यदि किसी को पता है तो प्लीज एक बार स्पष्ट करें हमें कि समुदाय एक भूभाग को रिलेट करा रहा है, एक निश्चित भूभाग को रिलेट करा रहा है, तो वो किस तरीके से, मैं बताता हूं। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है, इसलिए बोला गया है। ये ज्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे रहते हैं। एक निश्चित भूभाग पर रहने से उसमें एकता और संगठन काफी हद तक दृढ़ होता है। आज संचार और यातायात के साधनों के विकास के साथ किसी व्यक्ति का एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं होता है। तो सभ्यता और बाह्य निर्भरता के साथ छोटे छोटे जो समुदाय हैं, बहुत कुछ उसमें टूटते हैं, बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, एकता के रूप में बनते हैं, फिर वो बेसिकली कलेक्ट होते हैं या डिवाइड होते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में बनता है। तो कहने का मतलब है कि समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या एक क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ज्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर बसे रहते हैं, इसलिए एक निश्चित भूभाग पर रहने से उसमें एकता और संगठन काफी दृढ़ होता है, इसलिए इसको बोला गया है निश्चित भूभाग। व्यक्तियों का समूह, ये समुदाय व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति के बिना समुदाय का निर्माण ही नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी एक विशेषता है। एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है। देखिए, सामान्य जीवन कह लीजिए या सामान्य संस्कृति कह लीजिए, बात एक है। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता है, इसमें तो सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। तो समुदाय एकमात्र लक्ष्य उद्देश्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। इसके परिणाम स्वरूप हम समुदाय में रहते हैं, जैसे राष्ट्र हो गया, नगर हो गया, गांव हो गया, उनमें रहते हैं, तो उस प्रक्रिया में उनकी एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है जो बेसिकली फॉलो होता है। समुदाय का स्वतः विकास होता है। समुदाय का स्वतः विकास होता है, समझते हैं, स्वतः जन्म। समुदाय का जन्म एवं विकास स्वतः ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अनिवार्य सदस्यता होती है अनिवार्य सदस्यता भी होती है समुदाय में, समझते हैं इसका मतलब, अनिवार्य सदस्यता। प्लीज बताएं अगर आपको मालूम है तो, क्या हो सकती है अनिवार्य सदस्यता। भाई जरूरी है, कंपलसरी, अगर आप कम्युनिटी में रह रहे हो तो उसकी सदस्यता होना या उसका मेंबर होना अत्यंत इंपॉर्टेंट, तभी तो समुदाय कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा वो। आप किसी अन्य समुदाय में अगर आप जा रहे हो दो चार दिन के लिए, इसका मतलब थोड़ी है कि आप कम्युनिटी के सदस्य बन गए, नहीं, तो वो कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेगा। अब 5 दिन के लिए एक जगह जाते हो, 10 दिन के लिए एक जगह जाते हो, तो वो पार्ट नहीं बनेगा। 10 लोग अगर एक साथ जाते हो, चलो 10 लोग एक जगह जाते हो, तो वो समुदाय थोड़ी बन गया आपका, नहीं। अनिवार्य सदस्यता होनी चाहिए और वहाँ पे बेसिकली एक निश्चित स्थान होना चाहिए, ठीक है। या एक व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है।
मतलब जीवन के अनेक पक्षों को लेकर समुदाय में व्यक्ति एक दूसरे से भागीदारी बनते हैं और एक स्थान पर साथ साथ रहने से उनका जीवन बहुत एक सा होने लगता है। बहुत कुछ समान उद्देश्य और समान हितों को लेकर लोग संबद्ध होते रहते हैं। एक से रीति रिवाज, एक से नियम उपनियम, एक भाषा, एक से उत्सव संस्कार इत्यादि जो भी चीज़ आती है वो साधारणतः एक समुदाय में देखने को मिल जाता है, इसलिए एक व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। एक अस्थाई समुदाय है ना। अस्थाई का मतलब क्या होगा? अस्थायित्व के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि भाई वो चीज़ें फिक्स हो जाना, तो जाहिर सी बात है ना। समुदाय एक अस्थाई संगठन है। एक बार बस बन जाने के बाद ना कहीं असाधारण घटनाएं जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया इत्यादि, जिससे कि वह पूर्णतः नष्ट हो जाए, ठीक है, उनको छोड़कर समुदाय साधारणता के रूप में बन सकता है, ठीक है। तो वहां पर तभी हट सकता है, विघटित हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, वो अस्थाई समुदाय का पार्ट होगा। आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना भी इसमें पाई जाती है समुदाय में, है ना। इंडिपेंडेंसी वाला पार्ट जो है कम्युनिटी में देखने को मिलता है और ये बात सत्य है ना। ये बात बेसिकली क्या है? सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम की भावना, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले। निश्चित नाम का होना, एक विशेष नाम का होना, जैसे प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके द्वारा उसे अलग जाना जाता है, अलग से या पृथक से जाना जाता है। समुदायों का नाम अधिकतर उनके स्थानीय भूभाग के नाम पे रखा जाता है ना। तो वो पार्ट में एक निश्चित नाम होता है। समुदाय एक मूर्त होता है, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमूर्त मत लिख कर दीजिएगा, मूर्तता होता है। समुदाय की एक विशेषता मूर्तता होती है, क्योंकि यह एक जन समूह और संकेत करता है जिसके अवलोकन और निरीक्षण किया जा सकता है, उसका अवलोकन और निरीक्षण हो सकता है, इसलिए समुदाय मूर्तता के रूप में आता है। ऐतिहासिक विरासत का भी पार्ट इसमें शामिल किया गया है। ऐतिहासिक विरासत के पार्ट को भी इसके अंतर्गत, कम्युनिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की विशेषताओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। समुदाय के कुछ आवश्यक तत्व हैं। मैकआइवर पेज ने 2 तत्व बताए थे, एक अस्थायी क्षेत्र, दूसरा सामुदायिक भावना। बोगार्ट्स के 3 तत्व हैं, एक निश्चित भूभाग, एक सामाजिक समूह और एक हम की भावना, ठीक है। और समुदाय के आवश्यक तत्व में किंग्सले डेविस ने भी 3 प्रकार बताए। निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह, संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश होता है। जॉनसन ने भी 3 तत्व बताए हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मानव जीवन और हम की भावना, ठीक है। ये बेसिकली आवश्यक तत्व हैं। मैकआइवर पेज के द्वारा 2 बताए गए थे, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। बोगार्ट्स ने 3 बताए थे, निश्चित भूभाग, सामाजिक समूह और हम की भावना। किंग्सले डेविस ने 3 टाइप बताया है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह और सामाजिक जीवन का समावेश। जॉनसन ने बताए थे 3 प्रकार, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और मानव समूह और हम की भावना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। समुदाय के 2 प्रकार होते हैं, हालांकि कई विद्वानों ने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। जैसे मैकआइवर एंड पेज ने कहा है समुदाय 3 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रामीण समुदाय, दूसरा होता है नगरीय समुदाय और एक होता है क्षेत्रीय समुदाय। हैगेट ने क्षेत्र के आधार पर बताया कि भाई समुदाय 4 प्रकार का होता है, एक गांव, कस्बा, नगर और क्षेत्र। रेडक्लिफ ब्राउन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, रेडक्लिफ ब्राउन ने एक लघु कम्युनिटी के बारे में बताया और एक बृहद कम्युनिटी के बारे में बताया। लिटिल कम्युनिटी में रेडक्लिफ ब्राउन महोदय के द्वारा बेसिकली आप पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने विशेषता को लेकर 4 शब्दों का यूज़ किया था। आशा है कि आप सभी लोगों को लघु समुदाय की विशेषता भी पता होनी चाहिए। लघु समुदाय के सदस्य आपसी सहयोग से काम करते हैं, आपसी सहयोग से काम करते हैं। और इस लघु समुदाय की विशेषता में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो याद रखेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम, है ना। किसका नाम याद रखेंगे बताइए? रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आप जरूर याद रखेंगे लिटिल कम्युनिटी में। जानते हैं क्या था इनका 4 विशेषता? एक था छोटापन, छोटापन, लघुता बोला जाता है छोटापन को। एक था विशिष्टता और एक था समरूपता या एकरूपता और एक था आत्म निर्भरता। ये 4 प्रकार की रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लघु कम्युनिटी के बारे में बताया गया था। बड़ा ही फेमस ही शब्द था ये
है ना। और रेडफील्ड ने चीन और भारत के सभ्यताओं के बारे में स्टडी किया था। चाइना और जो चाइना की सभ्यता है, जो इंडिया की सभ्यता है, उन्हीं का इन्होंने स्टडी किया था। और यह स्टडी करके इन्होंने एक लिटिल कम्युनिटी और एक बृहद कम्युनिटी के बारे में बताया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। और सन 1955 में एक लिटिल कम्युनिटी करके एक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, किंग्सले डेविस ने 4 प्रकार बताए समुदाय को: आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, और ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। बोगार्ट्स ने भी 4 प्रकार बताए हैं: ग्रामीण, नगरीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय। कोलिन क्लार्क ने 3 प्रकार बताए: प्राथमिक समुदाय मतलब जनजातियाँ हो जाएगी, द्वितीयक समुदाय अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण हो जाएगा, तृतीयक समुदाय नगरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नगरी समुदाय, ग्रामीण समुदाय और जनजातीय समुदाय के बारे में कोलिन क्लार्क के द्वारा बताया गया था। कर्टिस और कोलमैन के द्वारा 4 प्रकार के समुदाय बताया गया: आदिम समुदाय, पूर्व औद्योगिक समुदाय और औद्योगिक समुदाय और महानगरीय समुदाय। ये पार्ट बेसिकली शामिल था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ना ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में, फिर उसके बाद नगरीय समुदाय के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्रामीण समुदाय में क्या बताया जा रहा है कि चार्ल्स मेटाकॉफ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कृषि पर आधारित होता है कि नहीं, ये सिंपल बात है। इसलिए स्मिथ ने ग्रामीण और कृषक को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया था। ग्रामीण समुदाय कह लो या कृषि समुदाय कह लो, बात दोनों एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है, ये स्मिथ ने बोला था, है ना। नेल्सन ने ग्रामीण समुदाय को कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, ये बात नेल्सन महोदय ने कहा। और चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय को उन्होंने छोटे छोटे गणराज्य कहा, परंतु एस.सी. दुबे ने और एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को उन्होंने कहा छोटे छोटे गणराज्य हैं, छोटे छोटे गणराज्य हैं, बट इसका विरोध कर दिया। विरोध करने वाला अगर कोई विद्वान रहा है तो वो नाम याद रख सकते हैं आप लोग, एस.सी. दुबे और श्रीनिवासन का नाम। बोगार्ट्स ने मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय से ही हुआ है, ये बात आप कह सकते हो बोगार्ट्स के द्वारा। और ग्रामीण समुदाय स्पष्ट वक्ता, सत्यनिष्ठता और निष्कपट होता है, ये बात भी बोगार्ट्स के द्वारा बताया गया है ग्रामीण समुदाय में। के.एन. श्रीवास्तव ने कहा है कि भैया एक ग्रामीण समुदाय क्षेत्र है जहां लोग अपनी प्राथमिक उद्योग में लगे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते रहते हैं। वही बात करते हैं किंग्सले डेविस महोदय, तो ग्रामीण समुदाय ऐसे किसी भी कृषि प्रधान अस्थायी समाज को कह सकते हैं जिस पर मशीन और उद्योग ने अपना प्रभाव ना डाला हो। E.A. रॉस ने कहा कि ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त होता है, ये बात ग्रामीण समुदाय में बताया गया है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कुछ विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नाम आता है P.H. लैंडिस का नाम। इन्होंने 2 प्रकार की विशेषताओं के बारे में संदर्भित या अपने व्याख्याओं को स्पष्ट करते हुए बताया है। क्या बोला है कि प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता और घनिष्ठता और प्राथमिक संबंध पाई जाती है, ये P.H. लैंडिस ने बोला है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं बर्ट्रेड के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 2 प्रकार की विशेषता बताया, एक तो कृषि द्वारा आय, जीवन यापन, और दूसरा कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। ये जो है बर्ट्रेड के द्वारा बताया गया 2 प्रकार की विशेषता किसको, ग्रामीण समुदाय के आधार पर। ठीक है, अब ग्रामीण समुदाय के क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, बड़ा ही आसान होता है। एक तो जो है मुख्य व्यवसाय कृषि होगी, ये तो आप सबको पता होगा, है कि नहीं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रकृति में घनिष्ठ संबंध होगा, नेचर से बहुत जुड़े होते हैं ये गांव के लोग, है ना। अगर आप लोग गांव के निवासी हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है ग्रामीण में। कम जनसंख्या होती है, समरूपता अधिक पाई जाती है, प्राथमिक संबंधों में प्रधानता होती है, सरल और सादा जीवन होता है गांव के लोग। अब तो ये अलग की बात है कि लोग अब समय के साथ या उसके अनुसार लोग बदल रहे हैं। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, आप ही लोग की बात कर लेते हैं, तो आप लोग कहाँ जन्मदिन अपना मनाते थे, लेकिन आज के समय में देखो जो नए नए बच्चे हैं गांव में भी उनका बर्थडे अच्छे खासे मनाए जाते हैं, गांव की तरह, शहर की तरह गांव में भी। तो पहले सरल और सादा जीवन था, अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल पार्ट आप कह सकते हो, या चीज़ें कुछ शहर की तरफ से रुख कर रही हैं ग्रामीण की तरफ। बट विशेषता में आप यही लिखेंगे, सरल और सादा जीवन। सामाजिक गतिशीलता का अभाव भी देखने को मिलता है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। सामाजिक गतिशीलता का अभाव का मतलब ये है कि किसी समाज में लोगों के सामाजिक वर्ग बदलने के अवसरों की कमी पाई जाती है।
ऐसे समाज में लोग ना अपने जीवन भर उसी वर्ग में रहने की संभावना बेसिकली रखते हैं जिससे वे पैदा हुए थे। तो ये कंडीशन सामाजिक गतिशीलता का वहाँ पे अभाव है। सामुदायिक भावना पाई जाती है। धर्म प्रथा बहुत पाई जाती है। भाई धर्म को लेकर हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र, शहरों में तो नहीं। रूढ़ियों का महत्व है वहाँ पे, संयुक्त परिवार वहाँ ज़्यादा मिलता है। शहर में देख लीजिए बेसिकली एकल परिवार पे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, संयुक्त परिवार की नहीं। ज़मीनें कम होती है शहर में। गांव में ज़मीनें बेसिकली बहुत होती हैं तो लोग उसमें रह लेते हैं, एक साथ भी रह लेते हैं। लेकिन अब गांव में भी खंडन हो गया है, एकल परिवार हो गया। अब मान चलिए 100 में से 2-3% ही रह गए हैं संयुक्त परिवार में, नहीं तो वो भी नहीं होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। जाति प्रथा हो गया वहाँ पे, जजमानी प्रथा हो गई, ये अभी भी चलती है कहीं कहीं पर। ग्राम पंचायत हो गया, भाग्यवादी हो गया, जनमत में अधिक महत्व हो गया। स्त्रियों के निम्न स्थिति को अभी भी देखो, गांव में स्त्रियों को निम्न स्थिति पर ही देखा जाता है उनको, है ना। ऐसा नहीं बाहर वगैरह नहीं भेजेंगे जॉब वगैरह को लेकर। अशिक्षा अभी भी है, ठीक है। आत्मनिर्भरता, अब तो कुछ चीज़ें लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विशेषताएं जो है ग्रामीण समुदाय को दर्शाती हैं, ठीक है। इस शब्द को जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नगरीय समुदाय को लेकर। नगरीय समुदाय में देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो लुइस बर्थ के अकॉर्डिंग सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों को बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में बेसिकली इसकी की जाती है। विल्कॉक्स के द्वारा बताया गया कि जब कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित होता है तो वही नगर कहलाता है एक प्रकार से। मतलब कृषि के अलावा कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उसको नगर कह दोगे। चार्ल्स बर्गल के अकॉर्डिंग कहा गया कि नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी जो होते हैं ना वो कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से व्यस्त हो जाते हैं। तो वो पार्ट बेसिकली क्या कहलाता है आपका, कौन सा समुदाय होगा, शहरी समुदाय होगा या नगरीय समुदाय होगा। इरावती कर्वे ने कहा कि नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी होता है। नगरीय समुदाय कहते हैं ये केवल सुख का साथी होता है बस, है ना। और यहाँ देखो एप्टोनीज का नाम, फर्डिनेंड एप्टोनीज विद्वान है, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। मैं इसके बारे में अलग से आपको बताऊंगा भी, छोटा सा इसका 1-2-3 पेज का स्क्रीनशॉट टाइप का पीडीएफ ले लूँगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द दिया है गेसलसेप्ट और गेमिनसॉफ्ट का। और साथ में सीमेन के अनुसार इन्होंने कहा कि जहाँ पर सामुदायिक भावना की कमी पाई जाती है वही नगर कहलाता है, इसने बोला। बोगार्ट्स ने कहा कि भाई अत्यधिक नगर विषमता में ही नगर का लक्षण दर्शाता है ना, विषमता का। ई एरोस ने कहा कि ग्रामीण समुदाय जो होता है सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय समुदाय ये सुझाव देता है कि खर्च करो। ये देखो भैया ई एरोस का परिभाषा है। इन्होंने कहा कि नगर जगत का मित्र होता है, नगर जो होता है वो जगत का मित्र होता है, जबकि गांव जो होगा वो राष्ट्रवादी और स्वदेश भी नामी होता है। यानी आप कह सकते हो स्वदेश स्वाभिमानी होता है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो ग्रामीण के रूप में, ठीक है। सेरोकिन ने क्या बोला, जिम्मरमैन और गेलपिन के अकॉर्डिंग ग्रामीण समुदाय तालाब और घड़े के शांत जल के समान होता है जो गांव के लोग होते हैं, लेकिन नगरीय समुदाय केतली के उबलते हुए पानी की तरह होते हैं नगर के लोग। देखो देखो इस तरीके से भी परिभाषा भाई लिखते हैं लोग, है ना। पीएच प्रभु ने क्या बोला है कि नगरीय समुदाय में मुख में राम बगल में छुरी के समान होता है। देखो, है ना, मुख में राम बगल में छुरी है, नगर वाले ज़्यादा होते हैं भाई, ठीक है। गिस्ट के अनुसार नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा, नगरवासी जब भी चाहें अपरिचितों के सागर में होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बचते हैं या बचता है। ये नगरीय समुदाय के बारे में बात करते हैं। इसकी भी देखिए कुछ खास विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को भी हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या में बहुलता एवं भिन्नता पाई जाती है। देखिए ये तो बात सही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर में अगर आप चले जाइए तो जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है नगर में, ग्रामीण में उतना नहीं है, है ना, ग्रामीण में उतना नहीं है। तो जनसंख्या की बहुलता होती है और भिन्नता होती है, अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें, है ना। तो उससे व्यवसाय में भी बहुलता होती है, भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन श्रम विभाजन और विशेषीकरण की अगर हम बात करते हैं, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन का जो आशय बनता है वो उत्पादन के काम को अलग अलग लोगों या समूह में बांटना। वहीं विशेषज्ञता का मतलब ये होता है किसी खास क्षेत्र में किसी काम के या काम में महारत हासिल करना, ठीक है। तो उत्पादन के काम को अलग अलग लोगों या समूह में बांटते हो तो वो होता है श्रम विभाजन। और विशेषज्ञता के रूप में अगर आप यहाँ पे या विशेषीकरण के रूप में आप ये कहेंगे किसी खास क्षेत्र में किसी काम में महारत हासिल करना, ठीक है। ये पार्ट दर्शाता है कौन सा विशेषता, तो शहर। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता इसमें ज़्यादा पाई जाती है, द्वितीयक संबंधों की
प्रधानता के दृष्टिकोण में बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में द्वितीयक समूहों की भूमिका ज़्यादा अहम होती है, यानी द्वितीयक समूहों के जरिए ज़्यादा कामकाजी संबंध हो, और द्वितीयक समूहों में लोग मिलते तो हैं लेकिन उनके संबंध मुख्य रूप से अवैयक्तिक होते हैं। ठीक है, ये बात ये बात शहर में होता है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिमता और बनावटीपन, ये शहर में ही देखने को मिलता है। अभी हमने ऊपर एक परिभाषा देखा है कि नहीं, जो शहर के संदर्भ में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था। किसकी परिभाषा थी ये, बताइए जरा आप लोग। मुख में राम बगल में छुरी, PH प्रभु करके था, PH प्रभु करके नाम था। तो वही चीज़ें हैं, जो है कृत्रिमता और बनावटीपन, इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, है ना। गतिशीलता, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप जो डायनेमिक भी आप कह सकते हो, गतिशीलता पाई जाती है ना, ये बात सही है। व्यक्तिवादिता, देखो ये बड़ा आसान सा है। व्यक्तिवादिता भी हम देखते हैं, जो है व्यक्तिवादिता एक नैतिक और राजनैतिक और सामाजिक दर्शन है, या व्यक्ति की आबादी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, ये व्यक्तिवादिता होती है। सामाजिक समस्याओं का केंद्र होता है। कौन सामाजिक समस्याओं का केंद्र है, ये आसान से शब्दों में लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये शहर है। शिक्षा और संस्कृतियों का केंद्र होता है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग देशों से आते हैं, कंट्री से आते हैं, तो वो उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक है। और शिक्षा का भी केंद्र माना जाता है। अधिक सुरक्षा, ग्रामीण में कम, गांव शहर में अगर हम बात करते हैं अधिक सुरक्षा होती है। स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं भी बेसिकली शहर में है ना। और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी है, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी शहर है, ठीक है। ये पार्ट आप लोगों का है। आगे हम बात करते हैं, और भी है। मानव सभ्यता का पोषक, देखो ये भी इसका मतलब समझ रहे हैं, मानव सभ्यता का पोषक मतलब कृषि, पशुधन, शिकार, संग्रह जैसे तरीकों से भोजन की प्राप्ति में मदद मिलती है, उस शब्दों को ये दर्शाया जा रहा है ना, मानव सभ्यता के विकास के संदर्भ में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं धर्म और परिवार को कम महत्व देना, ये शहर के लोग इतने पास समय थोड़ी ना है कि धर्म से लोग बातचीत करें, और परिवार में भी बेसिकली अगर हम बात करते हैं कहाँ अपने काम से काम मतलब रखते हैं। अधिक प्रतियोगिता बेसिकली शहर में है, प्रतिस्पर्धा का पाठ अधिक मिलता है। आर्थिक विषमता भी देखो अधिक मिलती है। आर्थिक विषमता का मतलब होता है समाज के अलग अलग समूहों के बीच में ना आय और अवसरों की असमान वितरण है, इसलिए आर्थिक विषमता का पार्ट है, ये बात सही है। आर्थिक विषमता का कारण क्या हो सकती है, गरीबी हो सकती है, जेंडर हो सकता है, धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, ठेका प्रथा हो सकती है, बाल श्रम उत्पादकता हो सकती है, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। इसका परिणाम सामाजिक तनाव, हिंसा, वैश्यावृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अपराध, मोटापा इसका परिणाम है। अगर हम बात करते हैं यातायात एवं संदेहवाहक की बहुलता, ये भी देखो इसका सिंपल बात है। यातायात वगैरह देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव संदर्भ में शहर में देखने को मिलता है ना, तो ये पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। संदेहवाहक के मतलब विभिन्न प्रकार के संप्रेषण वगैरह, लैंग्वेज वगैरह के प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है। फैशन के प्रति बहुत लगाव होता है शहर के लोगों को, विभिन्न प्रकार के फैशन, भाई कोई बोलने टोकने वाला तो है नहीं, फैशन है ये। अगर आप गांव में रहते तो है कि नहीं, गांव में अगर आप रहते हैं तो पूर्वजों और अन्य लोग आप लोगों को बोलते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वाद, पहचान और समाज से जुड़ाव की जो क्रिया को दर्शाता है, वो फैशन के प्रति लगाव दर्शाता है ना। जैसे फैशन हो गया कपड़ों को लेकर, जूतों को लेकर, मेकअप को लेकर, हेयर स्टाइल को लेकर, जीवन शैली को लेकर, शरीर के अनुपात की दिखाई के परिप्रेक्ष्य में, है ना भाई, फिगर बनाने के संदर्भ में, बॉडी के संदर्भ में, है ना। तो उस दृष्टिकोण में अगर बात किया जाए तो फैशन के प्रति लगाव शहरों में देखने को मिलता है, गांव में बेसिकली बहुत कम है ना। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है एक प्रकार का शहर की विशेषता, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, आज के लिए बस इतना। आपका UGC नेट के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, जो यूनिट नंबर 1 है, इसके संदर्भ में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार सिलेबस। यूनिट नंबर 2 के दृष्टिकोण में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था समाजशास्त्रीय अवधारणा, संरचना, संस्था अभी आपकी रह गई है, सामाजिक समूह रह गया है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, ये पार्ट आपका होगा यहाँ कंप्लीट। सामाजिक संरचना हो गई कंप्लीट, ये पार्ट भी आपकी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था काफ़ी अच्छा था। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी से, है ना, इसी से कल हम लोग जो है क्वेश्चन का पैटर्न
करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें आएंगी कल हम लोग देखेंगे कितने नंबर आप लोग गेन कर रहे हो सामाजिक संरचना में। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, डायस्पोरा क्या होता है, ठीक है, प्रवासी क्या होता है, लिटिल कम्युनिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हाँ आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है आज के लिए ठीक है थैंक यू भाई? सर, चलो, थैंक यू सर। चलिए कोई नहीं, किसको, सोशल वर्क को। ठीक है मंजू, समझिएगा बात को। जी सर। अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा, कारण यह है कि इसने सिमिलरिटी दी, लेकिन अगर जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो वैकेंसी सोशोलॉजी के लिए है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ, आपने हाई नंबर लेके आए और उसी में अलाइड सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो एक एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। यदि मानव शास्त्र का स्टूडेंट यदि नंबर अंक अधिक लाया तो उसमें उसको प्राथमिकता मिल जाएगी इन केस में, जब सोशोलॉजी के बच्चे को क्रैक करेगा तब, ऐसी परिस्थिति में। अन्यथा सोशल वर्क और सोशोलॉजी अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग है। अलग अलग ठीक है। अगर आप सोशल वर्क से पीएचडी करते हैं तो अच्छी बात है, तो आप ये ना सोचे कि मैंने सोशल वर्क से पीएचडी कर लिया तो मैं समाज शास्त्र का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी। ये आपको बता दूं कि 2025 चल रहा है, 26-27 तक मध्य प्रदेश आयोग भी इसको हटा देगा, है ना, देख लेना 2 साल बाद हटा देगा, अलाइड नहीं रखेगा, पक्का बता रहा हूं। अभी चल रहा है केवल, आने टाइम हटा देगा। अदर स्टेट में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश को छोड़ के बस सारे राज्यों की बात कर रहा हूं, अलग अलग है। समाज शास्त्र अलग है, समाज कार्य अलग है। समाज कार्य ट्रेनिंग वाला पार्ट है, यहाँ आप MSW करोगे तो 45 दिन का वॉलंटरी होती है, एक प्रकार से इंटर्नशिप होती है। लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। समाज कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, समाज शास्त्र में क्या बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या लेक्चरर बनोगे, तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर बनाए जाओगे, यानी समाज शास्त्र के बनोगे, ना कि सोशल वर्क के बनोगे, है ना। अगर आप सिलेबस भी पढ़ोगे इसका, अगर एग्जाम आपको MPPSC का क्रैक करना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको सोशोलॉजी का सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा, ना कि सोशल वर्क का। भले अलग कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि सोशल वर्क का सिलेबस पढ़ के जाओगे, नहीं, सोशोलॉजी का पढ़ के जाओगे, वो पार्ट है। तो PhD सबसे बेटर, इसका स्कोप ज्यादा है सर। हाँ नहीं, इसको नहीं है। जिस दिन ये अलग हुआ, मध्य प्रदेश में अलग हो गया, तो 92 सीट है, तो 92 से आपको बता दूं कि 50 से 60 सीट सोशल वर्कर की होंगी आने वाले समय में, क्योंकि सोशल वर्कर के कैंडिडेट उनको मिलेंगे ही नहीं, पक्का बता रहा हूं, नहीं मिलेंगे कैंडिडेट, सोशोलॉजी कैंडिडेट मिलेंगे। और ये मध्य प्रदेश के जितने निवासी हो आप लोग, अरे अपने मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को मेल करो, हम तो यही कहते हैं मेल किया करो। आजकल मेल का समय है और मेल से मेल तुरंत होता है। जब आप बोलो भैया सोशल वर्क की वैकेंसी डालो, है ना, इससे तो नहीं चल पाएगा काम। ने आप लोगों को थोड़ा सा सोशल एक्शन वगैरह करना चाहिए। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो कुछ करो, उधम मचाया करो। उधम मचाने का मतलब ये नहीं कि तोड़ फोड़ करना है, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, अपना भी, देश का भी, राज्य का भी, है ना। तोड़ फोड़ नहीं, कहने का मतलब है कि सकारात्मक ढंग से अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, है ना, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन सोशल वर्क, सोशोलॉजी अलग है। मैं यही कहूँगा कि आप दोनों को मिश्रण मत करिए। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अभी अगर वैकेंसी आई है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर रखे हो तो आप सोशोलॉजी के लिए कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। चलो, और भी कोई डाउट मंजू के अलावा बताओ। बस माया जी, दीक्षा कुछ बोल नहीं रही हो। सर आप जो बता रहे हो चलो अच्छा ठीक है, फिर फिर चला जाए, मुलाकात कल करेंगे अब क्लास में। जी जी सर। ठीक है, चलिए गुड नाइट, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। हाँ बोलिए। सर बोलो। कल की क्लास शाम को रहती तो